ठीक है। तो इंडिया बांग्लादेश के जो रिलेशन हैं वो ऐसा तो है नहीं कि पहले से कभी बने हुए होंगे। बांग्लादेश जो बना है वो भी एक इंडिया का ही पार्ट है। वो भी जो है वो इंडिया से ही बन करके आया है। ठीक है। तो बांग्लादेश का जो ओरिजिन है वो ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं था या पहले था। उसके ऊपर डिबेट नहीं कर सकते हम। बांग्लादेश था पहले से, लेकिन जो बांग्लादेश की स्टडी है वो सब की सब जो हैं वो सारी की सारी जो स्टडी हैं वो इसके रिलेशन के ऊपर जो स्टडी है वो बाद की स्टडी है, इसके बनने के बाद की स्टडी है। ठीक है। एक तो इतना लेट ज्वाइन मत किया करो कि क्लास शुरू हो गई और फिर बीच में एकदम से अब लगातार लगातार आ रहे हैं। तो थोड़ा हर देखा करो कि किस टाइम ज्वाइन करना है। ठीक है। अब बीच में बार बार ज्वाइन करवाना फिर बीच में जाना, ये डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तो यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो बांग्लादेश का एक बार मैप देख लीजिए आप, बांग्लादेश है कहाँ पर। ये इंडिया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इंडिया जो है वो यहाँ से हम इंडिया को बनाना शुरू करते हैं और ये इधर जो है यहाँ पे ये इंडिया से कटता हुआ छटता हुआ ये मिजोरम वगैरह त्रिपुरा वगैरह मेघालय वगैरह ये यहाँ पे सारे के सारे वो लगते हैं। तो ये जो है यहाँ पे जो एरिया है ये है बांग्लादेश। ठीक है। ये जो एरिया बना हुआ है ये बांग्लादेश का एरिया है पूरा का पूरा। यहाँ इंडिया है, ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश से जो है हमारी कई राज्यों की सीमाएं लगती हैं। जैसे कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल लगता है, असम लगता है, मेघालय लगता है, मिजोरम लगता है, त्रिपुरा लगता है। ये आपको याद रखनी है चीजें। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपको याद रखनी है कि कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया के, कौन से ऐसे स्टेट हैं जो बांग्लादेश से हमारे अटैच होते हैं। ये पेपर में पूछे जा सकते हैं कि भारत की किन राज्यों की सीमाएं जो वो बांग्लादेश से लगती हैं। तो ये 5 राज्य हैं हमारे, 5 राज्यों की सीमाएं जो है वो बांग्लादेश से लगती हैं। ठीक है। और इसको जो है वो दक्षिण एशिया का देश कहा जाता है। ये दक्षिण एशिया का देश है, जैसे इंडिया भी जो है वो साउथ एशियन कंट्री है, तो वैसे ही ये भी जो है एक साउथ एशियन कंट्री है। इसीलिए सार्क के अंदर है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन जो है उसके अंदर है। और कुल मिलाकर के भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगती है। लगभग 4096 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत की जो है बांग्लादेश से लगती है। ठीक है। और जो इसकी दक्षिणी सीमा है, जैसे हम जब बात करते हैं इसकी दक्षिणी सीमा यानी कि बांग्लादेश की दक्षिण में सीमा, ये दक्षिण वाली सीमा ये है इधर। ठीक है। इसकी जो सीमाएं हैं वो सारी की सारी उसके अंदर लगती है, जैसे बंगाल की खाड़ी, म्यांमार लगता है, म्यांमार। ठीक है। चटगांव है यहाँ पे, म्यांमार ऐसे आता है ना यहाँ से इधर, ये म्यांमार लगता है यहाँ से। ठीक है। तो चटगांव है, चकमा जनजाति चटगांव के अंदर ही रहती है, चटगांव के अंदर ही है एक चकमा जनजाति है जो उसका मुद्दा उठता रहता है बहुत बार। चटगांव के अंदर जो चकमा जनजाति रहती है उसके बारे में। फिर जैसे गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश में भारत की तरफ से जाती है और बंगाल में प्रवेश करती है। ठीक है। तो वहां पे जाने के बाद जो है इसका नाम भी बदल जाता है, पद्मा नाम शायद रखा जाता है इसका, कुछ ऐसा। फिर जैसे ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत से असम में आती है, असम से होकर के वो बांग्लादेश में जाती है। ठीक है। और इसका नाम जमुना हो जाता है, इसका नाम जो है वो जमुना हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में जाने के बाद में। ठीक है। और भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी होता है, चीन में इसका दूसरा नाम है। ठीक है। तो इसका जो इतिहास जब हम देखते हैं बांग्लादेश का, कि बांग्लादेश का इतिहास क्या रहा है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे। अभी तक जितनी बातें की हैं वहां से क्वेश्चन अगर आप बनने की बात करेंगे तो उसमें से क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से बनता है कि कौन से राज्य जो हैं वो इससे अटैच है, किन राज्यों की सीमाएं जो है वो इससे लगती है। हम इन चीजों को सिर्फ समझ इसलिए रहे हैं कि ये हमारे फायदे में चीजें हैं। हम इससे अपना एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं, कहानी तैयार करते हैं पूरे देश को अपने दिमाग में बैठाने के लिए। ठीक है। इसलिए तो कहानी तरह, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 25 फैक्ट हैं सारे के सारे, 25 फैक्ट, 10 मिनट लगेंगे बताने में, सिर्फ 10 मिनट। अगर आपको वन लाइनर की तरह पढ़ना होगा तो वो पढ़ाया जा सकता, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो इस चीज के ऊपर फोकस ना करें कि ये कितना है, क्या है, कैसे है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें पढ़नी है इसके बारे में पूरी जानकारी। तो भारत का विभाजन जब होता है, भारत का विभाजन बेसिकली 2 बार हुआ है देखा जाए तो। बांग्लादेश को जो हम कहते हैं विभाजन हुआ है उसका भी 2 बार हुआ है। तो जब भारत के विभाजन की बात करते हैं, भारत का जब पार्टीशन होता है, पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है,
तो उस समय पे 1947 में क्या है कि माउंटबेटन जो प्लान आता है, माउंटबेटन प्लान के आधार पे जो है हम एक मतलब माउंटबेटन प्लान के आधार पे भारत का विभाजन हुआ है अगर हम देखें तो, क्योंकि माउंटबेटन ने डिसाइड किया था कि ये यहाँ पे उसने लाइन मारी, यहाँ से किया, ठीक है, इधर से निकाला कि ये जो है ये पश्चिमी पाकिस्तान होगा, ये पूर्वी पाकिस्तान होगा, ठीक है। पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान बने थे वो माउंटबेटन योजना के आधार पे बने थे। धार्मिक एक बड़ा कारण था, ऐसा नहीं कि धार्मिक कारण नहीं था, कि पाकिस्तान धार्मिक कारण से नहीं बना था, लेकिन धार्मिक एक कारण तो था, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो माउंटबेटन जो प्लान आया था उसके कारण बना था। तो 1947 में जब बने तो एक तरफ तो बन गया इंडिया जो ये बना हुआ जहां पे आज हम रहते हैं, दूसरी तरफ बना पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान जब बना उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था उस समय पे, दो हिस्से थे पाकिस्तान के, एक था वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, एक था ईस्ट बांग्लादेश, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जहां पे आज बांग्लादेश बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों थे दोनों, ये दोनों जो है ये इस्लाम के आधार पे हैं कि यहाँ पे भी मुस्लिम रहते हैं, यहाँ पे भी मुस्लिम रहते हैं, ठीक है। मतलब क्या बांग्लादेश में मुस्लिम है, उधर पाकिस्तान में मुस्लिम है, इसलिए पाकिस्तान जो वो बड़ा था उस समय पे, काफी बड़ा था। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर के एक पाकिस्तान बना था 1947 में, ठीक है। तो ये इस्लाम के आधार पर साथ में जुड़े थे, ठीक है। एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि धर्म के आधार पे देश नहीं बनते हैं। पाकिस्तान एक सिर्फ अपवाद कहा जा सकता है कि जो अलग हुआ कि धर्म को आधार बना के वो अलग हो रहा था, ठीक है। नहीं तो, और वो भी उसका भी आधार टूट गया, उसका जो अजम्पशन थी, उनका जो कारण था कि हम धर्म के आधार पे बनेंगे, तो धर्म तो यहाँ पे भी मुस्लिम था, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में भी मुस्लिम था। अगर धर्म के आधार पे देश बनते तो बांग्लादेश कभी भी जो है वो पाकिस्तान से अलग नहीं होता, और नेपाल जो है वो कभी भारत से अलग देश नहीं होता। वहां पे भी हिंदू 90% हिंदू हैं, तो भारत के साथ जुड़ा रहता हो धर्म के आधार पे बनता तो, ठीक है। 58 कंट्रियां हैं, 58 कंट्री है मुस्लिमों की, वो कभी भी अलग नहीं होती, पूरा यूरोप का एक देश बनता फिर अगर धर्म के आधार पे देश बनते तो, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पे जो है हम इस बात को आधार मानते हैं कि माउंटबेटन योजना जो है, माउंटबेटन प्लान जो है, उसके आधार पर हम जो है इसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान बना है, ठीक है। धार्मिक एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, हम मना नहीं करते, वो भी एक आधार था, उसको मना नहीं किया जा सकता, ठीक है। हम बेसिक बात कर रहे हैं, जनरली बात कर रहे हैं कि कभी भी कोई देश बने तो उसके कारण दूसरे होते हैं। धर्म बहुत ही माइनर फैक्टर है, प्राइमरी फैक्टर नहीं हो सकता धर्म कभी किसी देश के बनने का, ठीक है। तो यहां पे हुआ क्या, अब हमारे सामने ये देखना है कि पाकिस्तान तो बन गया 1947 में, ठीक है, उसके दो हिस्से थे। अब बांग्लादेश कब बना वहां से, हमारे लिए बात है ये जाननी जरूरी। वहां पे होता क्या कि 1970 में 1970 में पाकिस्तान के अंदर चुनाव होते हैं, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों के अंदर चुनाव हुए, दोनों के अंदर चुनाव हुए तो बांग्लादेश के अंदर एक लीडर थे मुजीब उर रहमान, और मुजीब उर रहमान जो है वो उस समय पे चुनाव जीत जाते हैं। मुजीबुर रहमान जो हैं वो उस समय पे चुनाव चुनाव जीत जाते हैं क्योंकि वो इस एरिया के नेता थे, ठीक है, यहाँ के नेता थे। तो यहाँ से जो है वो चुनाव जीत जाते हैं, पूरे पाकिस्तान में उनकी जो सरकार बनने की संभावना वो सबसे ज्यादा लग रही थी, ठीक है। कि अब लग रहा था कि बांग्लादेश का ये जो हिस्सा था इधर वाला, इधर से कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा था, कभी भी राष्ट्रपति नहीं बनाए जा रहे थे, सारे जो है वो उस एरिया से बन रहे थे। यहाँ से जो पाकिस्तान है हमेशा 1947 से 1970 तक उस एरिया से बनते थे। मुजीब उर रहमान जो वो पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने इलेक्शन जीता, और इस एरिया का एक पहला नेता जो दिखाई दिया, आई एम सॉरी, कि जो लीडर बन सकता है, जो कि क्या बनेगा, एक प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन उस समय पे जो जनरल थे पाकिस्तान के, लियाकत अली खान, शायद ऐसा कुछ नाम होगा उनका, आगे आ जाएगा नाम भी। तो उस समय पे क्या है कि प्रधानमंत्री इनको नहीं बनाया जाता है, ठीक है। वहां पे पाकिस्तान के जो लीडर हैं उन्होंने मिलकर के, और इन्होंने जो है यहां पर इसको प्रधानमंत्री बनाने से रोक दिया, प्रधानमंत्री बनाने से क्या किया, रोक दिया, ठीक है। तो यहां पर जो है क्या हुआ कि अब ये समस्या खड़ी हो गई कि इस एरिया से जब कोई लीडर उभर करके आया है तो यहां पे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री बनना यहाँ पे बहुत जरूरी था, इसको नहीं बनाया गया।
ठीक है, क्योंकि ये इसको मेजोरिटी मिली हुई थी। तो यहाँ पे अब ये एक मूवमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश में जो है वो भाषा के आधार पे मूवमेंट शुरू हो जाता है, भाषा को आधार बना करके एक मूवमेंट शुरू हो जाता है। भाषा को आधार बना के मूवमेंट कैसे शुरू होता है कि बांग्लादेश में मूवमेंट जब शुरू हुआ तो यहाँ पे कहा गया कि इधर जो रहने वाले लोग हैं, ये बांग्लादेश की तरफ जो रहने वाले लोग हैं, ये लोग हैं बंगाली बोलने वाले, और उधर जो रहते हैं वो बोलते हैं उर्दू, ठीक है। तो बंगाली लोगों का अलग देश बने, यहाँ पे डिमांड उठ जाती है कि अलग राष्ट्र बने भाषा के आधार पे। ये बिल्कुल वैसी ही डिमांड है जैसी यूरोप के अंदर होती थी कि भाषा के आधार पे सारे देश बने थे वहां पे, ठीक है। तो ये नेशन स्टेट बनने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भाषा के आधार पे एक अलग नेशन की मांग उठाई गई, ठीक है। तो जब बांग्लादेश बन रहा था, बांग्लादेश में आंदोलन चल रहा था, तो उस समय पे राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के याया खान। याया खान जो वो उसके राष्ट्रपति हुआ करते थे, याया खान, ठीक है। उसने क्या किया कि यहाँ पे जब इनके प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो इन्होंने इसको प्रधानमंत्री बनने से रोका। तो 1970 के चुनाव में जो है ये एक चीज देखिए, पहले यहाँ पे एक चीज समझिए कि याया खान थे राष्ट्रपति, इनको प्रधानमंत्री बनने से इन्होंने रोका। यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर जो है उस समय पे या फिर जो चुनाव लड़ने वाली पार्टी थी जो वो दो पार्टियां थी, ठीक है। वहां पे जो है दो पार्टियां थी, मुख्य दो पार्टियां थी। एक थी ट्रिपल पी। ट्रिपल पी का मतलब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी याद रखनी है आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक वहां पे बड़ी पार्टी थी, जिसके लीडर होते थे जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। इंदिरा और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में जो है वो 2 जून 2 जुलाई 1972 को जो उनके बीच में समझौता भी हुआ था, शिमला समझौता आप कहते हैं, ठीक है। और इनकी बेटी है बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो जो है वो किसकी बेटी है, जुल्फिकार अली भुट्टो की, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक तरफ ये पार्टी थी, दूसरी तरफ लीडर में, और दूसरी तरफ पार्टी थी आवामी लीग, एएल। आवामी लीग, आवामी लीग जो ये बांग्लादेश के अंदर वाली पार्टी है, बांग्लादेश के अंदर जो पार्टी काम करती है, और इसके लीडर थे मुजीब उर रहमान। मुजीब उर रहमान। तो जब इलेक्शन हुआ 1970 का, तो वहां पे जो आवामी लीग है उसने 160 सीटें जीती, उसने कुल मिलाकर के 160 सीटें जो है वो जीती। लेकिन मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपति नहीं बनाया गया। उसमें पे दिक्कत ये आई कि मुजीबुर रहमान जो है उसको राष्ट्रपति नहीं बनाया गया, ठीक है, उसको रोक दिया गया। और रोकने वाला कौन, याया खान और जो जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों ने मिलकर के साजिश रची कि इसको नहीं बनाना है। और जो मूवमेंट की हम बात कर रहे थे, वो मूवमेंट जो वो इसी के खिलाफ खड़ा होता है। पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन खड़ा हो जाता है, जहां बांग्लादेश बना हुआ है उस जगह पे आंदोलन खड़ा हो जाता है, और एक अलग देश की मांग खड़ी हो जाती है कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए, अलग देश बनाना है, वो डिमांड खड़ी हो जाती है। तो मुजीबुर रहमान को जो है क्या किया गया कि जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो यहाँ पे मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। और जो पाकिस्तान की आर्मी है, मूवमेंट को रोकने के लिए बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को बांग्लादेश में भेज दिया, ठीक है। जो वहां पे दूसरी साइड की जो आर्मी थी उसको यहाँ पे भेज दिया गया, ठीक है। और पाकिस्तानी सेना ने क्या किया कि बांग्लादेश के अंदर जो है वहां पे इतनी बुरी तरीके ब्रुचुअल तरीके से मतलब कि व्यवहार किया लोगों के साथ में, वहां पे इतने अत्याचार हुए लोगों के ऊपर कि बांग्लादेश से लोग जो हैं वो बांग्लादेश को छोड़ करके वो शरणार्थी के रूप में भारत में आना शुरू हो गए। तो बांग्लादेश से क्या है, रिफ्यूजी बन बन करके लोगों ने भारत में शरण लेना शुरू किया कि यहाँ पे मारे जाएंगे, जान बचाने के लिए यहाँ से भाग लीजिए, ठीक है। लगभग लगभग बात है कि लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आते हैं, लगभग 1 करोड़ रिफ्यूजी बांग्लादेश से भारत में आ जाते हैं। भारत के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है, एक नया मानवीय संकट, ठीक है। एक ह्यूमन क्राइसिस जो है वो भारत में आ जाता है, क्राइसिस नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक बड़ा रिफ्यूजी संकट जो है वो भारत के लिए खड़ा हो जाता है इसमें। और भारत को ये दिख रहा था कि इतने लोगों को, अब समस्या ये है कि इनको खाने का इंतजाम करना है, इनके रहने का इंतजाम करना है, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान ये तो बेसिक नीड हैं, ये तो देनी ही पड़ेंगी आपको इनको यहाँ पे, ठीक है। और ये भी नहीं है कि ये कुछ जानते हैं कुछ समझते हैं, ये परेशान हुए लोग हैं। तो बांग्लादेश ने जो है उस समय पे भारत ने क्या किया कि भारत ने एक काम किया कि हम जो है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी जो वो अत्याचार कर रही है,
वो यहाँ पे लोगों को मार रही है, पीट रही है। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी ने जो है बांग्लादेश के अंदर जाकर के मतलब उस समय पे, उस मूवमेंट के दौरान इतने बलात्कार हुए कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने लगभग बताया जाता है कि 25 लाख महिलाओं का अबॉर्शन करवाया उस समय पे, 25 लाख महिलाओं का। और इसकी जो परसेंटेज होती है किसी के भी प्रेग्नेंट होने की, वो 2% होती है। ठीक है, जब यौन संबंध बनते हैं तो उसमें से 2% चांस होते हैं कि कोई महिला जो हो वो प्रेग्नेंट होगी उस समय पे। तो ये सोचकर देखिए कि उस समय पे कितनी ज्यादा मतलब कि अ, कितना ज्यादा मतलब कि रेप हुए होंगे और कितनी ज्यादा बार हुए होंगे एक एक महिला के साथ में। ठीक है, तो ये 25 लाख महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो 25 लाख महिलाओं का अबॉर्शन करवाना पड़ा, ये डेटा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। उन्होंने यहाँ पे ये काम किया फिर। ठीक है, तो इंडिया ने देखा, उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने आर्मी को संदेश दिया कि ऐसे ऐसे समस्या आ गई है, इसको रोकना पड़ेगा। और इसको तब रोका जा सकता है जब पाकिस्तानी आर्मी यहां से जाएगी, क्योंकि ये अत्याचार कर रही है और इस अत्याचार को रोकने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। तो भारत ने क्या किया कि पाकिस्तान को हटाने के लिए अपनी आर्मी वहां पे अपनी लड़ाई छेड़ दी इंडिया ने। पाकिस्तान भी इस बात को जानता था कि यहाँ पे लड़ाई होगी, भारत जरूर पार्टिसिपेट करेगा इसमें। ठीक है, चाइना जो है यहाँ से न्यूट्रल रहा ना, चाइना ने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया यहाँ पे आके। रसिया जो है वो सिर्फ रसिया के कारण चुप रहा कि रसिया जो है वो उसको बोल रहा था कि आप चुप रहिए। और उससे पहले जो है इंडिया ने जो है रसिया के साथ में एक ट्रीटी कर ली थी। इंडिया की रसिया के साथ में ट्रीटी हो गई थी। ठीक है, बातचीत हो चुकी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया था कि रसिया के जब समर्थन से भारत जो वहां पे लड़ना शुरू किया, तो अमेरिका भारत के खिलाफ था उस समय पे। अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े जो जहाज हैं वो भेजे थे भारत की तरफ कि भारत यहां से हटे। ठीक है, पाकिस्तान के समर्थन में कि पाकिस्तान की सेना के साथ युद्ध ना करे भारत। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ कि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश के लोगों ने घोषणा कर दी अलग देश बनाने की। ठीक है, अलग देश बनाने की घोषणा कर दी गई। ठीक है, और मुजीबुर रहमान जो है, ये घोषणा करने वाले जो व्यक्ति थे वो मुजीबुर रहमान थे। मुजीबुर रहमान जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, जो कि उस समय पे प्रधानमंत्री बनने की होड़ में थे, सबसे आगे थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को 26 मार्च को ही, आपको याद रखना, 26 मार्च को ही बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे जो है वो 26 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि मुजीबुर रहमान ने 26 मार्च को ये घोषणा कर दी थी कि अब बांग्लादेश अलग बन गया है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान अलग है, बांग्लादेश अलग है। 16 सितंबर 1971 को क्या है कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश फ्री कर दिया गया पाकिस्तान से। पाकिस्तान से अलग देश बना दिया। वहां पे पाकिस्तान की सेना को जो है वो भारतीय सेना ने बंदी बना लिया था। ठीक है, और बंदी बनाने के बाद क्या है कि लगभग 93,000 सैनिक जो है वो पाकिस्तान के वहां पे कैद थे, बंद किए गए थे। उनको बाद में छोड़ा गया शिमला समझौते के बाद में। ठीक है, लेकिन 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश जो है वो एक अलग कंट्री बन चुका था। और इनका जो 26 मार्च 1971 को इन्होंने घोषणा की थी, तो काफी लंबा वॉर चला, काफी लंबी लड़ाई चली। तो मुजीबुर रहमान जो है वो पहले पहले राष्ट्रपति बनते हैं बांग्लादेश के। ठीक है, पहले राष्ट्रपति बने उस समय पे, उसके बाद इनको प्रधानमंत्री बनाया गया 1971 में। ठीक है, उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने पहले बांग्लादेश के। तो पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है? मुजीब उर रहमान। ठीक है, 15 अगस्त 1975 को 15 अगस्त 1975 को इन्हीं की सेना ने, बांग्लादेश की सेना ने इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी। बांग्लादेश की सेना ने क्या किया? गोली मार करके हत्या कर दी मुजीब उर रहमान की। ठीक है, देखिए सेना ने इन्हीं का साथ दिया था और सेना ने ही जो है वो इनकी हत्या कर दी। ठीक है, 1975 से 1990 तक, ठीक है, 1975 से 1990 तक। अब देखिए 1975 में इनकी हत्या हुई, सेना ने गोली मारी, सेना ने शासन शुरू कर दिया। अब यहाँ पे चुनाव बंद करवा दिए गए 1975 में, मात्र 4-5 साल के अंदर कि देश आजाद हुआ है और देश के अंदर जो है लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। लेकिन 1975 से 1990 तक, मतलब मुजीब उर रहमान की हत्या के बाद में बांग्लादेश के अंदर रहता तानाशाही शासन। देखो आपको लग रहा है कि मैं बांग्लादेश के बारे में क्यों बता रहा हूँ कि बांग्लादेश में कब तानाशाही रहा, कब लोकतंत्र रहा। हम उसी से डिसाइड करते हैं
कि भारत के रिलेशन कब कैसे रहे होंगे। तो जैसे ही यहाँ पे तानाशाही शासन आता है, वैसे ही भारत के रिलेशन खराब होते हैं। जैसे ही लोकतंत्र आता है, भारत के रिलेशन अच्छे बन जाएंगे। तो 1971 से 75 तक तो रिलेशन ठीक है। 1975 से 90 तक जैसे ही तानाशाही शासन आता है, जैसे ही मिलिट्री शासन आता है, भारत के रिलेशन बिगड़ जाते हैं। ठीक है। तो तानाशाही शासन में 1975 से 81 तक जो है कौन रहते हैं यहाँ पे, जनरल जियाउर रहमान। जनरल जियाउर रहमान शासन करते बांग्लादेश पे 1975 से 1981 तक। 1981 से 90 तक जनरल एच एम इरशाद, जनरल एच एम इरशाद ये शासन करते हैं यहाँ पे। ठीक है। जियाउर रहमान की जो पत्नी है, जिया उर रहमान, ये जो जनरल थे 1975 से 1981 तक जो यहाँ पे बांग्लादेश के जो सर्वेसर्वा हैं ये रहे, इन्होंने शासन किया, शासक रहे। तो जियाउर रहमान की जो पत्नी है खालिदा जिया थी, उनकी पत्नी का नाम खालिदा जिया। अब क्या है कि एच एम इरशाद के बाद में 1990 में यहाँ पे दोबारा से लोकतंत्र को स्टैब्लिश किया जाता है, दोबारा से इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो जियाउर रहमान की जो पत्नी है खालिदा जिया, 1990 में जब चुनाव हुए तो वहां पे वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती है। ठीक है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, खालिदा जिया। और खालिदा जिया जो है वो किसकी समर्थक है, जिया उर रहमान की, सॉरी जिया उर रहमान की विचारधारा से, यानी कि जनरल जिया उर रहमान मिलिट्री के चीफ थे जो उस समय पे, उनकी पत्नी है ये। ठीक है। एच एम इरशाद का शासन खत्म होता है 1990 में, उसके बाद इलेक्शन होते हैं और बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री बनती है खालिदा जिया। तो 1975 से 1990 तक जो भारत के संबंध जो है वो बहुत खराब रहते हैं। ठीक है। और खालिदा जिया की जो पार्टी का नाम है ये आपको याद रखना है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। ठीक है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बीएनपी, बीजेपी नहीं, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। तो खालिदा जिया की पार्टी ही है। ठीक है। इसके बाद जो है 1990 में जैसे चुनाव हुए तो ये 6 साल प्रधानमंत्री रहती हैं। उसके बाद 1996 में चुनाव होते हैं। 1996 में जब चुनाव हुए तो उस समय प्रधानमंत्री बनती है शेख हसीना। देखिए एक बार फिर से महिला ही प्रधानमंत्री बनी है, एक बार फिर से महिला प्रधानमंत्री बन रही है 1996 में फिर से शेख हसीना। उससे कौन बनती है, शेख हसीना। शेख हसीना कौन है, शेख हसीना जो है जिया उर रहमान, जो मुजीब उर रहमान थे, ये मुजीब उर रहमान की बेटी है, मुजीब उर रहमान की लड़की है शेख हसीना। ठीक है। तो शेख हसीना बनती है, जैसे 1996 में चुनाव हुए, ठीक है, शेख हसीना बनी। फिर 2002 में चुनाव हुए, फिर खालिदा जिया बन गई दोबारा से 2002 में। ठीक है। 2002 से 2008 तक वो रही। अब 2008 के बाद लगातार 2008 में चुनाव हुए, 2013 में हुए, 2018 में हुए। ठीक है। अब 2023 में होने हैं शायद वहां पे अब चुनाव। तो अभी भी जो हो वहां पे प्रधानमंत्री लगातार 2008 के बाद से प्रधानमंत्री जो बनी हुई है वो बनी हुई है शेख हसीना। ठीक है। देखिए खालिदा जिया जब भी प्रधानमंत्री बनी, खालिदा जिया के बनने पे, मिलिट्री शासन लागू होने पे भारत के संबंध जो वो खराब रहते हैं। इसका मतलब भारत के संबंध कब कब खराब रहे, भारत के संबंध 1975 से लेकर के कब तक, 96 तक रहती हैं। तो 1996 तक जो भारत के संबंध खराब है। उसके बाद संबंध कब खराब होंगे, 2002 से लेकर के 2008 तक संबंध जो वो भारत के फिर से खराब हो जाते हैं। ठीक है। ये संबंध खराब का दौर है। और संबंध अच्छे कब रहते हैं, इसके अलावा बाकी संबंध अच्छे ही रहते हैं। ठीक है। तो शेख हसीना के बनने से जो भारत के जो रिलेशन है वो काफी अच्छे हो जाते हैं। देखिए 1990 में कौन बनी, खालिदा जिया। 1996 में कौन बनी, शेख हसीना। 2002 में कौन बनी, खालिदा जिया। 2008 में कौन बनी, शेख हसीना। 2013 में कौन बनी, शेख हसीना। 2018 में कौन बनी, शेख हसीना। तो ये प्रधानमंत्रियों के बनने का क्रम है वहां पे। एक खास बात नोट कर लीजिए, मिलिट्री शासन खत्म होने के बाद में जब भी चुनाव हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, तो वहां पर प्रधानमंत्री जो बना है, प्रधानमंत्री महिला ही बनी है। एक मुस्लिम कंट्री, ठीक है, और मुस्लिम कंट्री के अंदर जो है ज्यादातर कौन बनते हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो है वो एक महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है। तो संबंधों को, अभी तक की जो बात है, संबंधों को बेहतर करने के लिए जो उपाय किए गए हैं, ठीक है, तो बेहतर रिलेशंस की जो हम बात करते हैं, ठीक है, तो बेहतर संबंधों को बनाने के लिए कई तरीके के उपाय किए गए भारत के द्वारा। ठीक है। भारत के द्वारा उपाय क्या किए गए हैं, देखिए अभी तक की तो ये बात थी कि हमने देखा कि ये पूरा इतिहास है बांग्लादेश का किस तरीके से जुड़ता है। हम कंप्लीट तो नहीं पढ़ सकते, सिर्फ वो चीजें पढ़नी चाहिए हमें जो हमें काम की चीजें लगे। तो संबंधों को बेहतर करने के प्रयास क्या हुए भारत और बांग्लादेश के बीच में, कि भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो अच्छे रहे।
उसके लिए भारत ने क्या प्रयास किए हैं या फिर उन्होंने क्या प्रयास किए हैं दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से चीजें देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने दोनों देशों के सांस्कृतिक तौर पर जोड़ने में काफी सहयोग किया है। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम काफी आता है इसमें। कैसे कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों देशों का राष्ट्रगान लिखा है। बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला, ठीक है, आमार सोनार बांग्ला, और भारत का जन गण मन, ठीक है, जन गण मन। तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों ने लिखा, खड़े मत हो जाना कि जन गण मन गा रहे हैं सर, खड़े हो जाएं, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, गा नहीं रहे, ठीक है। तो अमार सोनार बांग्ला और जनगण मन जो है, ये दोनों जो हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं, उनकी कविताएं थी, उनके गीत थे, उनके लिखे हुए गीत हैं ये, उनके लिखे हुए सॉन्ग हैं ये। तो एक को भारत ने अपनाया, अपना राष्ट्रगान बनाया है, एक को बांग्लादेश ने बनाया है। तो इससे तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर भारत के थे, ठीक है, बंगाल के थे, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होंगे इससे तो, ठीक है। दूसरी चीज, 2018 में बांग्लादेश ने जो है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जो है, अटल बिहारी वाजपेयी को बांग्लादेश का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया है, मुक्ति वाहिनी पुरस्कार, मुक्ति वाहिनी पुरस्कार, ठीक है। ये क्यों देखिए, मुक्ति वाहिनी जो हो, वहां पे एक आंदोलन चला था, ध्यान रखिए, ठीक है, वहां पे आंदोलन चला था मुक्ति वाहिनी, ठीक है, उसके नाम से पुरस्कार बनाया गया है, मुक्ति वाहिनी पुरस्कार, ठीक है। तो मुक्ति वाहिनी पुरस्कार जो है वो किसने दिया है? हाँ, नहीं ये नहीं पता हमें किसके लिए चला गया था, लेकिन बांग्लादेश का सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि बांग्लादेश के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है किसी व्यक्ति को, ये इसीलिए है कि सबसे, मतलब कि किसने ज्यादा संघर्ष किया है, एक बेहतर व्यक्ति को चुनते हैं ये, ठीक है। और ये बांग्लादेश में भी देते हैं और बाहर के लोगों को भी देते हैं। तो इन्होंने बाहर के लोगों को दिया है, जैसे भारत को भी, भारत ने भी दिया है, भारत ने भी शेख हसीना को जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया है, ठीक है। अब हम बोले कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, इंदिरा गांधी को कई लोग तो बोलते हैं कि ये जो है एक तानाशाह लीडर रही हैं, अब शांति पुरस्कार इनके नाम पे है, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता है कि शांति पुरस्कार क्यों दिया जाता है। ये पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इन्होंने शेख हसीना को दिया है भारत ने, ठीक है। डेट देख लेना एक बार इसकी, कब दिया है शेख हसीना को, शायद ये 2014-15 के बाद ही दिया होगा, ठीक है, उसी समय पे। तो ये मुक्ति वाहिनी पुरस्कार शायद आंदोलन को लेकर है, कि एक देश के कंट्रीब्यूशन में किसका ज्यादा योगदान है, उसको लेकर के, क्योंकि मुक्ति वाहिनी एक बड़ा आंदोलन था वहां पे, और मुक्ति वाहिनी आंदोलन था कि बांग्लादेश को बनाने में सहयोग करने के लिए, ठीक है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है, वो है शेख हसीना को भारत ने दिया। तो ये कल्चरल रिलेशन है कि हम जो है जोड़ना चाहते हैं, हम उनको पुरस्कार दे रहे हैं, वो हमें पुरस्कार दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर एक चीज है यहाँ पे, ट्रैक टू डिप्लोमेसी भारत यहाँ पे यूज करता है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी से जो है, यानी कि एनजीओ एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यानी कि एनजीओ हैं जो, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं जो, जनता है जो, जनता को जनता से जोड़ना, एनजीओ को जोड़ना वहां पे इनके लिए, ठीक है, इनकी वार्ताओं को, इनके बीच में जो नेगोशिएशन है उसको चालू किया गया है, ठीक है। इनके जरिए, मतलब कि एनजीओ की, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, इनकी जो वार्ता है वो करवाना वहां पे जा करके, ठीक है, उनके बीच में करवाना, यानी कि यहाँ पे सरकार बीच में नहीं होती, यहाँ पे कौन बीच में होता है, सिटीजन टू सिटीजन, ठीक है। तो सिटीजन टू सिटीजन हो जाएगा ये। तो 14 अप्रैल 2008 को जो है भारत ने एक मैत्री एक्सप्रेस नाम से ट्रेन चलाई है, कोलकाता टू ढाका, कोलकाता से ढाका तक की जो है 14 अप्रैल 2008 को जो है एक ट्रेन चला रखी है भारत ने, ठीक है। नवंबर 2017 में जो है वो बंधन एक्सप्रेस चलाई है, ये कोलकाता टू खुलना, कोलकाता से खुलना तक की ये चलाई है, ठीक है, कलकत्ता से। तो उसके बाद है जनवरी 2015 में भारत ने जो ढाका शिलोंग गुवाहाटी बस सेवा ये शुरू कर रखी है भारत ने अब वहां पे, ठीक है। यहां से जनता को जोड़ा जाता है, ठीक है। ढाका शिलोंग गुवाहाटी, ठीक है, ढाका से चलती है शिलोंग गुवाहाटी, शिलोंग यानी कि मेघालय से होते हुए ऊपर की तरफ जाती है गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी यानी कि असम के अंदर जाती है। फिर है जैसे जनवरी जून जून 2015 में ही कोलकाता ढाका अगरतला बस सेवा, एक और बस सेवा चली हुई है। ये इंडिया के रिलेशन मजबूत करने वाली बात है, ठीक है। ये इंडिया को और ज्यादा मजबूती देने वाले काम हैं जो शुरू किए गए हैं, ठीक है। ज्यादातर काम जो है वो 2008, 17, 15 ये इस तरीके से शुरू हुए हैं। बांग्लादेश के साथ हमें बहुत कोशिश कर रहे हैं हम, लगातार रिलेशन अच्छे रहे। फिर जैसे हम दोनों साइड के व्यापार की जब हम बात करते हैं, द्विपक्षीय व्यापार की बात करते हैं, तो बांग्लादेश जो है वो दुनिया की बहुत तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी है। बांग्लादेश की जो इकोनॉमी बहुत तेजी से ऊपर आ रही है, और भारत से बहुत ज्यादा स्पीड में है वो।
भारत से ऊपर है, उसकी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है जो बांग्लादेश की, भारत से ज्यादा है। ठीक है, कॉटन का जो व्यापार है वो भारत के साथ इनका काफी स्ट्रोंग है, काफी बेहतर व्यापार है कॉटन का। भारत में बहुत सस्ता आता है कॉटन इनके वहां से। ठीक है, और भारत की जो कंपनीज हैं, भारत की जो कंपनियां हैं वहां पे जाके काम कर रही हैं। ठीक है, और कंपनियां काम कर रही हैं तो उसके साथ में हो क्या रहा है कि वहां पे कंपनियों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन भी देनी पड़ती है। इसीलिए कि भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि एयर जियो है, धीरे धीरे अडानी समूह जा रहा है वहां पे। ठीक है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, टाटा की कंपनी है, बिरला वहां पे काम करते हैं। ठीक है, सीमेंट कंपनियां भारत की बहुत सारी वहां काम करती हैं। टेलीकॉम कंपनियां अब धीरे धीरे वहां जाना शुरू हो रही हैं भारत की तरफ से। तो इसलिए जो है ये बहुत बड़े प्रयास है भारत के कि अच्छे रिलेशन बने उनके साथ में। फिर जैसे उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, यानी कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, उनकी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है भारत के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की डेवलपमेंट के लिए तो हमारे लिए बहुत जरूरी है ही कि जब यहां से ये मान लीजिए कि इस तरीके से जब बनता है बांग्लादेश के अंदर, जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, ये जो जुड़े हुए हैं हमारे, ठीक है, ये यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर जो हैं, इनकी तो भूमिका रहेगी ही कि बांग्लादेश जो है वो इनके, ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ये तो बहुत ज्यादा लगते हैं। तो भारत को चाहिए ना कि यहाँ से जाने की बजाय हम यहीं से चले जाएं, डायरेक्ट यहाँ पहुंचे। इसलिए बस सेवाएं, रेल सेवाएं ये शुरू कर रहे हैं हम। तो जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनके विकास के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए हमें बांग्लादेश के सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे जो है बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने बहुत जरूरी है। तो वहां तक की सेवाएं जो है, वहां तक जो हम सर्विसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। बाई रोड ज्यादा समय लगता है, इसलिए भारत जो वो समुद्र के रास्ते को बेहतर सुविधा बनाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है हम बंगाल से जो है सीधे हम क्या करें, यहाँ से ढाका पहुंचे। ठीक है, ढाका के बजाय चटगांव पहुंचे, और चटगांव से सीधे यहाँ, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, इधर जो हमें चीज पहुंचानी है वो सारी जल्दी पहुंचेंगी फिर। ठीक है, तो बहुत समय लग रहा है, तो हम समुद्र के रास्ते से एयर एयर यहाँ का यूज कर सकते हैं, एयर स्पेस। ठीक है, तो वहां से जा सकते हैं। इसलिए भारत ने जो यहाँ पे क्या किया कि 2 बंदरगाहों का विकास करना शुरू किया है। बांग्लादेश की 2 बंदरगाहें हैं, एक तो है चटगांव, और चटगांव की बंदरगाह, दूसरी मोंगला बंदरगाह है म्यांमार की। तो भारत ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए वहां पे क्या है, चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश की और मोंगला बंदरगाह जो है वो म्यांमार की, उनको डेवलप कर रहा है भारत, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, ताकि भारत जो है यहाँ से जो है कोलकाता से जो है, कलकत्ता से यहाँ से निकल करके भारत सीधे यहाँ पहुंचे चटगांव, चटगांव से यहाँ म्यांमार पहुंचे, म्यांमार से मान लीजिए कि सामान जब लाना हो तो सीधे यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, इंडिया के इन टापूज में। नहीं तो भारत को अलग से बंदरगाह बनानी पड़ती। अब क्या करना पड़ता, चटगांव आते हैं डायरेक्ट आराम से ले जाते हैं, इधर म्यांमार आते हैं, म्यांमार से यहाँ से ले जाते हैं। भारत अपने यहाँ डेवलप नहीं कर रहा, उनके वहां डेवलप कर रहा है। और डेवलप करने का कारण ही बस एक है कि वो जो है अपने जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है इनको डेवलप्ड कर पाए, और साथ में जो है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ रिलेशन जो वो भारत के अच्छे बने रहें। कोई और दूसरा आके यहाँ पे उनको जो है परेशान ना करे, उनकी दिक्कत ना बने। ठीक है, फिर जैसे ऊर्जा पाइपलाइन, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी पाइपलाइन जो है उसके लिए किया जाता है काम यहाँ पे भारत के लिए। इंडिया बांग्लादेश के बीच में एक ट्रीटी हो रखी है, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट पाइपलाइन 2018 में। ठीक है, ये देखिए, ये दिखा देते हैं, दिख जाओ, ये देखिए, ये रहा। ठीक है, तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो है वो फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट पाइपलाइन जो वो 2018 में बनी है। ये भारत, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट पाइपलाइन 2018 में तैयार हुआ, ये ट्रीटी हुई है इन दोनों के बीच में। ठीक है, जिससे कि भारत जो है वो यहाँ पे 346 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर रहा है, 346 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत। ठीक है, सिलीगुड़ी जो है वो वहां पे जो एक सिलीगुड़ी एक नाम की जगह है भारत में, सिलीगुड़ी से पर्वतीपुर बांग्लादेश में, तो 130 किलोमीटर की लंबी लाइन बिछाई जाएगी। ठीक है, तो सिलीगुड़ी से पर्वतीपुर तक 130 किलोमीटर की बहुत लंबी लाइन हो जाती है, वो बिछाने की कोशिश कर रहा है भारत, जिसके लिए 346 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, तो ये काम दोनों ने मिलकर किया है। ठीक है, सिलीगुड़ी शायद वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, फिर है जैसे व्यापक सीमा प्रबंध समझौता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है, बहुत बार आया है। कंप्रीहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट एग्रीमेंट 2015 में जो है दोनों के बीच में बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, कंप्रीहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट एग्रीमेंट 2015। ठीक है, ये जो समझौता है ये 2021 में पूरा किया गया है, कंप्लीट हुआ 2021 में।
शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। भारत ने क्या है कि 100वां संविधान संशोधन करना पड़ा हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। अभी तक की समस्या ये चल रही थी कि पहले हमें संविधान संशोधन करना पड़ता था, तो उसके लिए जो है वो कभी समर्थन नहीं जुटा पा रहे थे, कभी हम कंप्लीटली इनिशिएटिव नहीं कर पा रहे थे कि कुछ चीजें संभाल ली जाएं, ठीक है। तो 100वां संविधान संशोधन किया गया है, इसके लिए कंप्रीहेंसिव बॉर्डर एग्रीमेंट, यानी कि कुछ बॉर्डर हैं, कुछ बॉर्डर एरिया हैं जो भारत उनको वापस देगा, और कुछ बॉर्डर एरिया जो वो भारत को देंगे, ठीक है, जिनका पहले कोई मतलब की है कंट्रोल नहीं था, जिनको पहले हमने कभी डिसाइड नहीं किया था, ठीक है। इसीलिए जो है अब हम बनाएंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बीएसएफ और बांग्लादेश राइफल्स ये इसमें शामिल रहेंगी, इस समझौते में, कंप्रीहेंसिव बॉर्डर एग्रीमेंट में जो है ये दोनों शामिल रहेंगी। इसमें क्या है कि दोनों ने क्या सहयोग किया, दोनों आपस में, बीएसएफ भी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी, और बांग्लादेश राइफल्स भी, ठीक है। बांग्लादेश राइफल्स जो हैं वो इसमें सहयोग करें। इसमें क्या है कि एक दूसरे का सहयोग करने की बात की गई है, ठीक है, और कुछ एक्टिविटीज पर रोक लगाने की कोशिश की गई है कि दोनों मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और जो इलीगल एक्टिविटी है उनको रोका जाएगा। जैसे इलीगल एक्टिविटी कौन सी, इलीगल माइग्रेशन होता है, ठीक है, इलीगल माइग्रेशन, यहां से इधर उधर निकलने वाली जो बात है उसको रोका जाएगा। क्रॉस बॉर्डर जो इंसर्जेंसी है वो होती है, उसको रोका जाएगा, ठीक है। सिमी स्मगलिंग, जो स्मगलिंग का केस है वहां पे स्मगलिंग जो होती है उसको रोका जाएगा, जो इलीगल ट्रैफिकिंग है उसको रोका जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको रोका जाएगा, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो है उनको रोका जाएगा, ठीक है। शूट ऑन साइट जो पॉलिसी है उसको बंद किया जाएगा कि शूट ऑन साइट नहीं करेंगे हम, ठीक है। इसमें सहयोग करने की बात है कि एक दूसरे का हम सहयोग करेंगे। तो भारत की बीएसएफ और साथ में बांग्लादेश राइफल जो वो इसमें सहयोग कर रही है आपस में, बॉर्डर कंप्रीहेंसिव बॉर्डर एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है, और बांग्लादेश जो है भारत को, यहाँ पे एक और चीज है कि एक बारूबाड़ी क्षेत्र होता था, बेरूबाड़ी क्षेत्र था बांग्लादेश के अंदर, वो बेरूबाड़ी क्षेत्र जो वो भारत का एरिया है, तो बांग्लादेश ने वो एरिया जो भारत को देने की बात कही, ठीक है। बांग्लादेश ने बेरूबाड़ी क्षेत्र जो भारत को देना था, ठीक है। तो बेरूबाड़ी तो क्या हुआ कि बेरूबाड़ी तो भारत को दे दिया गया, ठीक है। बेरूबाड़ी क्षेत्र जो बांग्लादेश ने भारत को दे दिया, लेकिन भारत जो है, भारत को भी अपने कुछ एरिया देने थे। भारत के अंदर संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट ना हो पाने के कारण जो है वो एक, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 बीघा एक जमीन थी, 3 बीघा, 3 बीघा जमीन जो वो ट्रांसफर नहीं कर पाए हम, सिर्फ किस लिए कि संविधान संशोधन की वजह से 1992 में भारत ने क्या किया, उसी जमीन को बांग्लादेश को लीज पे दे दिया। 1992 में भारत ने उस जमीन को लीज पर दे दिया, ठीक है। और इसके बाद जो 2011 में जो भारत ने इसको दोबारा से, एक बार फिर से, 1992 में लीज पे दिया था, 2011 में एक बार फिर से उस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा करके दोबारा लीज पर दे दिया 3 बीघा को, ठीक है। उसके लिए समझौता नहीं कर पाए थे हम, ठीक है। तो भारत अब जो है इस कॉरिडोर पे क्या कर रहा है, अब इस कॉरिडोर के ऊपर फ्लाईओवर बनाएगा, ठीक है। भारत जो है अब जो है इस कॉरिडोर के ऊपर फ्लाईओवर का निर्माण करेगा, जो 2 गांवों को जोड़ता है, रंगपुर शहर, ठीक है, और 2 गांव हैं वहां पे, उन दोनों को जोड़ता, बताऊंगा मैं आगे कौन से गांव है वो, ठीक है, उनको देखते हैं आगे जाके। अब एक चीज और है, एक चीज और भी हमने की इनके साथ, प्रत्यर्पण, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की है हमने, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, प्रत्यर्पण संधि बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बोलते हैं। एक्स्ट्राडिशन में क्या कि भारत से भाग करके जो है कुछ अपराधी जो है वो बांग्लादेश में चले जाते हैं, तो वहां पे अब क्या होगी, बांग्लादेश जो है अब उनको वो जो है असाइलम, असाइल नहीं करेगा, यानी कि असाइलम नहीं देगा, शरण नहीं देगा, ठीक है। जो अपराध करके आया बांग्लादेश उनको शरण नहीं देगा, बांग्लादेश क्या करेगा, उनको वापस भारत को सौंप देगा कि अपराधी है, लीजिए आपका अपराधी है, आप संभालिए, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, ठीक है। और ये जो संधि है भारत की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है ये 2008 में की गई थी भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत जो है अब तक कुल मिलाकर के 44 देशों के साथ में जो है ये ट्रीटी कर चुका है, प्रत्यार्पण ट्रीटी, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। इसी ट्रीटी की बात हो रही है कि मेहुल चोकसी को वापस लाया जाए, ठीक है। इसी ट्रीटी के जरिए बात हो रही है कि आप जो है विजय माल्या को वापस लेके आइए, ठीक है, विजय माल्या को वापस लेके आइए, ठीक है। इसी से बात हो रही है कि नीरव मोदी को वापस लेके आइए। ये ही वो चीजें हैं जिससे कहा गया है कि मेहुल चोकसी जैसे लोग जो हैं उनको वापस लेके आने की बात है, ठीक है। तो क्योंकि उनको अपराधी माना जा रहा है भारत का, तो इसीलिए इस ट्रीटी के जरिए वापस ला सकते हैं। जिस देश के साथ ट्रीटी होगी अगर वहां पे कोई चला जाता है तो वहां से अपराधी को पकड़ना आसान हो जाता है, वहां पे सहयोग किया जाएगा। ये तो थे भारत और बांग्लादेश के बीच में वो चीजें जिसके जरिए जो है इनके बीच में रिलेशन को मजबूत करने की कोशिश की गई है। इसके बाद जो चीज आती है वो आती है इनके बीच में डिस्प्यूट्स को पैदा करने वाले कारक कौन से हैं, मतलब कि विवाद उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं, ठीक है।
कौन से एलिमेंट है जिनसे कि डिस्प्यूट पैदा होता है दोनों देशों के बीच में। देखिए, पहली चीज, भारत बांग्लादेश पे कुछ आरोप लगाता है, भारत भी बांग्लादेश पे आरोप लगाता है। कौन से आरोप लगाता है देखिए, और बांग्लादेश भी जो है वो भारत पे आरोप लगाता है। दोनों के बीच में इन्हीं से झगड़ा पैदा होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए पहले भारत बांग्लादेश पे क्या आरोप लगाता है। पहला आरोप लगाता है कि यहाँ पे जो है बांग्लादेश से जो है अवैध प्रवासी आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन आ रहे हैं, मतलब कि इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है भारत के अंदर, इलीगल प्रवास हो रहा है, लोग खाम खा रहे हैं, यहाँ पे बुलाया नहीं जा रहा, बांग्लादेश भेज रहा है उनको वहां से। ठीक है, ये भारत आरोप लगाता है कि भारत के अंदर जो है कुछ लोगों को ये स्वयं भेजते हैं, अपने आप भेजते हैं। ठीक है, अपने आप भेज देते हैं, उनको रोकते नहीं है वहां से कि वहां से निकल आए, बॉर्डर से निकलने का रास्ता दे देते हैं खुद। ठीक है, फिर एक है HUJI, हरकत उल जिहादी इस्लाम, ये एक संगठन है वहां पे, ये भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। भारत इसके लिए भी आरोप लगाता है कि इसको भी प्रोटेक्शन दे रखी है, हरकत उल जिहादी इस्लाम, इस संगठन को भी प्रोटेक्शन दे रखी है। ये भारत के अंदर जो है ये इलीगल एक्टिविटी करता है, ये संगठन का नाम याद रखना किस देश का है। ठीक है, फिर है जैसे ड्रग्स ट्रैफिकिंग है, तो ड्रग्स ट्रैफिकिंग जो है वो बांग्लादेश के जरिए भारत में बहुत ज्यादा हो रही है। फिर जैसे चकमा शरणार्थी हैं जो चटगांव के अंदर हैं, जो चटगांव की हम बात कर रहे थे, ये जैसे मान लीजिए कि ये बांग्लादेश है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो बांग्लादेश है ये यहाँ पे जो चटगांव है, चटगांव नाम की जो जगह है, यहाँ पे चकमा शरणार्थी हैं। और ये चकमा शरणार्थी क्या करते हैं, यहाँ पे इधर आ जाते हैं इंडिया के अंदर। फिर जैसे रोहिंग्या मुद्दा है कि रोहिंग्या जो है वो भारत के अंदर आ रहे हैं, यहाँ से इधर असम में चले गए वो लोग, कुछ लोग इधर आ गए, कुछ लोग इधर आ गए, और कुछ लोग बंगाल से होते हुए इधर निकल गए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो भारत में आते हैं। फिर असम का मुद्दा है, असम के मुद्दे को लेकर के इनके बीच में झगड़ा रहता है भारत के बीच में। फिर जैसे NRC हुआ, ठीक है, नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजनशिप, ये NRC वाला मुद्दा है। NRC वाले मुद्दे में ये होता है कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो भारत में इलीगल लोग मिले हैं, वो बांग्लादेश के हैं। ठीक है, और उनको भारत वापस देगा। बांग्लादेश कहता है कि हमारे लोग हैं तो दे दीजिए, साबित कर दीजिए हमारे हैं, दिखा दीजिए कि ये हमारे ही हैं। बांग्लादेश ने ये बात बोल दी भारत को, तो ये साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, आ गया जो आ गया, कौन जानता है कि वो कहाँ का है। फिर है जैसे बांग्लादेश भारत पे क्या आरोप लगाता है, तीस्ता नदी जल विवाद। ठीक है, तीस्ता नदी जो 1984 में एक एग्रीमेंट हुआ था तीस्ता नदी जल विवाद पे, तो तीस्ता नदी जो है बांग्लादेश के अंदर जाती है भारत से होकर के। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1984 में एग्रीमेंट हुआ था कि भारत जो है वो इसका 42% यूज करेगा। ठीक है, और बांग्लादेश जो है इसका 34% यूज करेगा इसका पानी, बाकी पानी समुद्र में निकल जाता है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट हुआ था, तीस्ता नदी एग्रीमेंट 1984 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तब हुआ था, भारत 42, बांग्लादेश 34, इसका इतना पानी यूज करेंगे। बांग्लादेश इसमें कहता है कि नहीं, अब जो आरोप लगाता है बांग्लादेश कहता है कि भारत जो है वो 42 नहीं, ज्यादा पानी यूज करता है, इसीलिए जो है ये कह रहा है कि भारत ने ये हमारे साथ गलत किया है, ये एग्रीमेंट जो है रद्द होना चाहिए, और पानी जो वो 50-50% करना चाहिए, कि जितना भारत यूज करता है उतना हमें भी यूज करने दिया जाए। इतनी डिमांड करता है तीस्ता नदी के पानी के ऊपर। फिर तिपाई मुख नदी परियोजना है, जो मणिपुर में जो है एक बराक नदी है, मणिपुर के अंदर बराक नदी है। बराक नदी के ऊपर जो इंडिया ने तिपाई मुख एक प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है, जहां पे हम प्लांट बना रहे हैं, पावर प्लांट बन रहा है। ठीक है, विद्युत परियोजना है, उसको लेकर के एक प्लांट बन रहा है, तो उसको लेकर के इनका डिस्प्यूट है कि ये गलत बना रहे हो आप लोग, बांग्लादेश इसके ऊपर आरोप लगाता है। फिर द्विपक्षीय व्यापार की जब बात होती है, ट्रेड डेफिशिएट की यहाँ पे बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 बिलियन ट्रेड डेफिशिएट हो बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश जो है वो 14 बिलियन का ट्रेड जो वो कम करता है भारत से। यानी कि भारत जो, मान के चलिए कि अगर मान लीजिए कि व्यापार हो रहा है, तो भारत जितना सामान वहां पे भेज रहा है, बेच रहा है, बांग्लादेश भारत में उसका 14 बिलियन कम भेज रहा है। 14 बिलियन रुपीस का नुकसान हो रहा है उसे हर साल ट्रेड में, ये कहता है। और इसके लिए आरोप लगाता है कि भारत ये जानबूझ के करता है, हमारे सामान को नहीं लेता, अपना भेज देता है, सारा अपना बेचने की कोशिश करता रहता है, ये बात कहता है बांग्लादेश। तो ये आपस में इनके बीच में विवाद है इन चीजों को लेकर के। ठीक है, तो अब बात यह है कि भारत के लिए बांग्लादेश की क्या इंपॉर्टेंस है, बांग्लादेश क्यों जरूरी है भारत के लिए, भारत के उसके साथ अच्छे रिलेशन होने क्यों जरूरी है। देखिए, भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व क्या है। पहली चीज तो ये कि इकोनॉमिक तौर पे बांग्लादेश बहुत मजबूत होता जा रहा है, इकोनॉमी उसकी शानदार होती जा रही है। ठीक है, उसके लिए बहुत जरूरी कि भारत उसको इकोनॉमिक तौर पे अपने साथ रखे। उसके बाद दूसरी चीज है, पाकिस्तान चाइना को जो है वो संतुलित करना है हमें।
ठीक है। पाकिस्तान और चाइना को अगर मौका दे दिया बांग्लादेश में घुसने का तो भारत गिर जाएगा। तो पाकिस्तान और चाइना को बैलेंस करने के लिए जो है वो बांग्लादेश भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमारे साथ रखना है। फिर बंगाल की खाड़ी जो है, ये जैसे ये बांग्लादेश है, यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी है, इसके नीचे जितनी भी ये जगह है, इस जगह पे क्या है, यहाँ पर इस बंगाल की खाड़ी में अ, इस बंगाल की खाड़ी में जो है, यहाँ व्यक्ति जो हैं जितने भी हम देखते हैं चीजों को यहाँ पे बंगाल की खाड़ी के अंदर, यहाँ पे कई बार क्या है कि घुसपैठ होती रहती है कि कहीं से कोई आए यहाँ पे आके डेरा डाल दे। तो इस बंगाल की खाड़ी के अंदर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है, यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाने बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो है इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने बंगाल की खाड़ी को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश को अपने साथ लेना बहुत जरूरी है। दूसरा, फिर नॉर्थ स्टेट की जो का जो विकास है वो करना बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो डेवलपमेंट है वो बहुत जरूरी है भारत के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, ये त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम है, इधर वेस्ट बंगाल उधर चला गया, ये आ गए असम, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए बहुत जरूरी है। फिर सार्क के अंदर दोनों मेंबर हैं, दोनों के दोनों सार्क में मेंबर कंट्री हैं, तो सार्क को मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत करने के लिए बांग्लादेश का सहयोग चाहिए भारत को। उसमें भारत के लिए फिर बिमस्टेक जो है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मैकेनिकल, ऐसा कुछ इसकी फुल फॉर्म देख लेना एक बार, ठीक है। ठीक है, तो ये बीमस्टेक के दोनों मेंबर हैं, तो बीमस्टेक को भी मजबूत करने में ये सहयोग कर सकता है, ठीक है। फिर जैसे चकमा शरणार्थी हैं, चकमा शरणार्थी क्या है कि एक बौद्ध जनजाति है, बौद्ध जनजाति है, ये जो यहाँ पे चटगांव हिल्स है, यहाँ पे रहती है, ये चटगांव हिल्स के अंदर जो है ये चकमा जनजाति यहाँ रहती है। तो ये क्या है कि समय समय पर भारत में आते हैं, ठीक है, समय समय पर भारत में आ जाते हैं। तो 1971 में भारत और बांग्लादेश के बीच जब एक समझौता हुआ था, जो आज तक लागू नहीं हो पाया है, वो इनको लेकर के हुआ था कि चकमा शरणार्थी कैसे रहेंगे, कैसे काम करेंगे, ठीक है, वो कैसे आ सकते, कैसे नहीं आ सकते हैं। तो उसके लिए समझौता हुआ था 1971 में चकमा शरणार्थियों को लेकर के, जो आज तक दोनों देशों के बीच में लागू नहीं हो पाया है, ठीक है। तो एक चीज और आप लोगों को बतानी थी, शायद वो इसमें है या नहीं है, जो ये एग्रीमेंट है व्यापक सीमा प्रबंध समझौता, इसको थोड़ा और डिटेल में करवाता हूं मैं, एक दो चीज और बताता हूं इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ पे है क्या चीज कि भारत का जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वहां पे बॉर्डर एग्रीमेंट के लिए जगह है। भारत ने जो है, इसमें ये नहीं पता मुझे, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पेज छूट गया था आपका एक बीच में, ठीक है, इसको देख लीजिए, अभी ये बीच में रह गया था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि ये एक एग्रीमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट हो रखा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या चीज कि इंडिया बांग्लादेश में क्या है कि वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, भारत जो है बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, और वहां पे जो है वो इन्वेस्टमेंट के साथ में जो है इंडिया डेवलप करेगा उसको। और ज्यादातर कोशिश कि भारत जो है, बांग्लादेश जो भारतीय जो कंपनीज हैं, यानी कि इंडिया वहां पे इन्वेस्टमेंट तो करेगा, इन्वेस्टमेंट के साथ में एक चीज करनी है भारत को कि इंडिया वहां कंपनीज को भेज रहा है, तो कंपनीज की प्रोटेक्शन का काम जो है वो बांग्लादेश की सरकार करेगी। ये एग्रीमेंट हुआ था, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, यानी कि प्रमोशन का और इन्वेस्टमेंट का काम तो है भारत का, और प्रोटेक्शन का काम जो है वो है बांग्लादेश का। तो इस एग्रीमेंट में यही बात हुई है कि बांग्लादेश में भारत जो वो इन्वेस्ट करेगा, भारत की कंपनियां वहां पे जाके काम करेंगी, और लेकिन उनको प्रोटेक्शन देने का काम जो वो बांग्लादेश की सरकार करेगी। और ये कंपनियां जब बड़ी बन जाएंगी, ये काम करेंगी, तो कभी भी जो है बांग्लादेश जो वो इन कंपनीज का जो वो नेशनलाइजेशन नहीं करेगा। इन कंपनीज का क्या है कि वो नेशनलाइजेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट था। इसके बाद जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट है वो देखिए, ये 2015 में जो हुआ था वो देखिए। भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ ऐसे एरिया हैं जिनको लेकर के डिस्प्यूट रहा है, ठीक है। वो क्या है कि इंडिया के 111 एरिया थे, ठीक है, और बांग्लादेश के 52 एरिया थे, यानी कि भारत को जो है बांग्लादेश को 111 क्षेत्र जो है वो देने थे, और बांग्लादेश को जो वो 52 क्षेत्र देने थे भारत को, यानी कि कुल मिला के 163 एनक्लेव थे। तो 163 एनक्लेव जो है वो ट्रांसफर होने हैं। तो भारत के अंदर जो है वो 100वां संविधान संशोधन होता है, 100वां संविधान संशोधन होता है,
और उसमें क्या है कि 2015 में जब ये संविधान संशोधन बिल नंबर 119 था ये, ठीक है। तो भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए, बांग्लादेश ने जो है वो भारत को 52 क्षेत्र दिए हैं, इंडिया को दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि ये जो एरियाज में लोग रहते थे, मतलब कि इधर भारत है, भारत ने अपना एरिया जो है वो बांग्लादेश को सौंप दिया, यहाँ से उठा करके, ये जो एरिया है यहाँ से उठा के कहा कि लीजिए अपना एरिया। भारत को जो कुछ एरिया जो है वो इनको सौंपना था, इन्होंने सौंप दिया। यहाँ पे जो सिटीजन रहते हैं उनको ये अधिकार दिया गया, उनको राइट्स दिए गए कि वो जिसकी चाहे सिटीजनशिप ले सकते हैं, जिसकी चाहे नागरिकता ले सकते हैं। जो चाहता हो कि हमें बांग्लादेश में रहना है तो बांग्लादेश की नागरिकता ले सकता है, जो चाहता हो कि हमें इंडिया की नागरिकता लेनी है तो वो इंडिया की नागरिकता ले सकता है, ठीक है। तो ये बात हुई थी इस एग्रीमेंट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे नोट करने लायक, ठीक है। इनको यहाँ पे आपको नोट करके रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है एक ऑपरेशन संप्रीति है, ये आपको याद रखना है। बीच में एक चीज है, ये ऑपरेशन संप्रीति, ये बांग्लादेश और भारत के बीच में जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, ठीक है। ये दोनों देशों की जो मिलिट्री है वो आपस में एक युद्धाभ्यास करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ये, ऑपरेशन संप्रीति। इस इन इन चीजों को नाम याद रखने की, भारत किस देश के साथ में कौन सा युद्धाभ्यास करता है, क्या नाम है उसका, ठीक है। तो ऑपरेशन संप्रीति नाम है इसका, संप्रीति के नाम से जो है वो बांग्लादेश के साथ जो है युद्धाभ्यास किया जाता है। इसके बाद है जो 3 बीघा कॉरिडोर की हमने बात की थी, ये मैप देखिए आप, ये रंगपुर शहर है बांग्लादेश का, और यहाँ पे ये दाहग्राम है और ये अंगारपोला है, ये 2 गांव हैं, ये दोनों बांग्लादेश के गांव हैं। और इनके रंगपुर शहर में और इनके बीच में, इन 2 गांव के बीच में 3 बीघा आता है, और ये 3 बीघा जो ये है इंडिया का एरिया इनके बीच में, ठीक है। ये 3 बीघा इंडिया का है, ये रंगपुर शहर है, ये दहग्राम और अंगारपोला, ये 2 जगह हैं। अब इंडिया ने क्या किया है कि ये ट्रांसफर तो कर नहीं पाया भारत, ठीक है। बेरुबाड़ी जो जगह थी वो भारत को ट्रांसफर हो चुकी है। तो ये इस समझौते में क्या है, दाहग्राम और अंगारपोला जो है, जो 3 बीघा कॉरिडोर जो बात चलती है, 3 बीघा कॉरिडोर विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में, यही क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे 2 गांव हैं, दाहग्राम और अंगारपोला, ये 2 गांव हैं, और बांग्लादेश के क्षेत्र, मतलब कि बांग्लादेश के हिस्से हैं ये। जबकि 3 बीघा जो जमीन है वो भारत की है, ठीक है। और ये जमीन जो है वो बांग्लादेश का एक रंगपुर शहर है, इन दोनों गांव के बीच में है, ये रंगपुर शहर और ये 2 गांव, इन दोनों के बीच में ये 3 बीघा जमीन जो है। इंडिया ने क्या है कि इंडिया ने 1917 में बांग्लादेश बनने के बाद में जो है कुछ एरिया जो हो बांग्लादेश को देने की बात कही थी, ठीक है। जबकि कुछ एरिया जो हो बांग्लादेश ने भारत को देने की बात कही थी, ठीक है। तो इसमें यह हुआ कि यहाँ पे मुजीबुर रहमान जो है, मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी, इन दोनों के बीच समझौता होता 1974 में, इन दोनों के बीच में कि हम एरिया देंगे। तो इनके बीच में समझौता हुआ कि 3 बीघा जमीन जो है बांग्लादेश को दी जाएगी, यहाँ पे 3 बीघा जमीन देने की बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन 3 बीघा जमीन की जो बात हुई उसके बाद जो बात थी कि, और बांग्लादेश ने कहा था कि वो भारत को बेरुबाड़ी क्षेत्र देगा, बांग्लादेश ने कहा था कि वो भारत को बेरुबाड़ी क्षेत्र देगा, ठीक है। उसने बेरुबाड़ी क्षेत्र तो दिया भारत को, ठीक है, बेरुबाड़ी तो भारत को दे दिया, लेकिन भारत के अंदर जो है वो जो 3 बीघा जमीन देनी थी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाली जो जमीन है ये दे नहीं पाया भारत, ठीक है। तो भारत जब ये जमीन नहीं दे पाया तो इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया वो काफी लंबी थी। तो भारत ने ये जमीन जो है इनको लीज पर दे दी, ठीक है। और इसके बाद जो 2011 में भारत ने इसको दोबारा लीज पे दे दिया। अब भारत कर क्या रहा है, अब भारत यहाँ पे एक कॉरिडोर बना रहा है, यहां से यहाँ पे आने का, ठीक है। अब ये जो कॉरिडोर बनेगा, रंगपुर शहर को इन दहाग्राम और अंगारपोला से जोड़ने के लिए कॉरिडोर बनेगा, ठीक है। ये अब बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ठीक है। तो अब जो है भारत ये एक कॉरिडोर बनाएगा जो कि एक फ्लाईओवर का काम करेगा, ठीक है। तो ये इन 2 गांव को, रंगपुर शहर को आपस में जोड़ देगा, ठीक है। तो ये बीच में जो है आपका एक पेज, बीच में एक पेज वो कॉपी होना यहां से छूट गया था, ठीक है। उसको जो है मैं आपको भेज दूंगा, उसकी चिंता ना करिए आप, ठीक है। तो आज के लिए क्लास में इतना ही।